हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वारिश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल दिवारिश एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मनोविज्ञान, बाल विकास या मनोविज्ञान को लेकर के अध्ययन कर रहे थे। इसमें आज हम जानेंगे इकाई 1 से मनोविज्ञान क्या होता है, और इसको पढ़ने से पहले हम मनोविज्ञान के इतिहास को और मनोविज्ञान की जो है शुरुआत कहाँ से होती है, इसका इतिहास कहाँ से है, यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों। तो हम मनोविज्ञान के इतिहास को जानेंगे और कैसे मनोविज्ञान धीरे धीरे अपने स्वरूप को बदलते हुए बाल विकास के और धीरे धीरे व्यवहार के अध्ययन तक पहुंचा, इसको हम जानेंगे। मनोविज्ञान के स्वरूप को और इसके बढ़ते हुए क्रम को जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मनोविज्ञान, सबसे पहले जानते हैं हम मनोविज्ञान क्या होता है। दोस्तों, मनोविज्ञान का तात्पर्य है कि बालक के व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं, बालक से लेकर के और जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी बालक और इंसान के व्यवहार में, उसके मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और उसके सभी व्यवहार में, सभी पहलुओं पे जो हम वैज्ञानिक और निरीक्षण विधि के द्वारा जो अध्ययन करते हैं, जो परिवर्तन होता है उसके व्यवहार में, इन सभी का अध्ययन ही मनोविज्ञान, साइकोलॉजी कहलाता है। अब दोस्तों हम जानेंगे मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता था। दोस्तों, मनोविज्ञान का जो सबसे पहले अध्ययन किया जाता था वो दर्शन शास्त्र की शाखा के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था। दर्शन शास्त्र एक विषय है, आप जानते हैं। तो दर्शन शास्त्र में विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे एक विषय में कई जो है उसके ब्रांचेज होते हैं। तो पहले मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र के ही एक ब्रांच के रूप में, दर्शन शास्त्र के एक शाखा के रूप में इसका अध्ययन होता था। दोस्तों, मनोविज्ञान को बाद में जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र जिन्होंने अलग कराया, उनका नाम था विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने एक मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने जो है बताया कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग है, मनोविज्ञान का अपना एक स्वरूप है, अपना एक इसका क्षेत्र है और अपनी इसकी प्रकृति होती है। इस प्रकार से इन्होंने इसको व्याख्यात्मक विधि से मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कराया विलियम जेम्स ने। तो ये अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान का सबसे पहले अध्ययन कहाँ किया जाता था, तो दर्शन शास्त्र के एक शाखा के रूप में इसका अध्ययन होता था। बाद में विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराने का कार्य किया था। दोस्तों, बाद में मनोविज्ञान को अलग कराने का काम दर्शन शास्त्र से विलियम जेम्स ने किया था। दोस्तों, पहली बार मनोविज्ञान शब्द का जो प्रयोग हुआ है, मनोविज्ञान का पहली बार जिस मनोवैज्ञानिक ने या जिस दर्शन शास्त्री ने इसका प्रयोग किया है वो थे रुडोल्फ गोएकल। दोस्तों, रुडोल्फ गोएकल एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने पहली बार मनोविज्ञान शब्द को दर्शन शास्त्र का इन्होंने अलग करते हुए और इसका रुडोल्फ गोएकल ने मनोविज्ञान शब्द दिया था। तो आप जानिए, पहला इतिहास आपने जाना कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शाखा के रूप में अध्ययन करते थे। बाद में विलियम जेम्स ने अपने व्याख्यात्मक वर्णन से मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से मुक्त कराया और बताया कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का विषय नहीं है, बल्कि इसकी अपनी एक प्रकृति है और अपना एक इसका पूरा क्षेत्र होता है। बाद में मनोविज्ञान शब्द का पहली बार जिन्होंने प्रयोग किया था वो रुडोल्फ गोएकल थे। दोस्तों, ये भी प्रश्न बन चुका है कि मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहली बार अध्ययन किसने सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया, तो रुडोल्फ गोएकल ने किया था। आगे आप जानेंगे मनोविज्ञान का, आप जानते हैं जो इंग्लिश रूपांतरण होता है वो साइकोलॉजी होता है। दोस्तों, मनोविज्ञान का जो इंग्लिश मीनिंग या इंग्लिश रूपांतरण होता है वो साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी को अगर हम दो पार्ट में बांटते हैं तो पहले पार्ट बनता है साइको, दूसरा पार्ट बनता है लॉक्स। साइको का अर्थ होता है आत्मा और लॉक्स का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो दोस्तों, इस प्रकार से मनोविज्ञान का स्वरूप आगे बढ़ रहा है, जैसे कि साइको का अर्थ आत्मा और लॉक्स का अर्थ अध्ययन करना हो गया। तो पहली बार जो मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग पाकर और इसका जो व्याख्या शुरू किया, तो उन्होंने इसके शब्द से लिया और शब्द से इन्होंने साइको से आत्मा लिया और लॉक्स से अध्ययन लिया। अब इस प्रकार से आत्मा के आधार पे पहली बार मनोविज्ञान की व्याख्या करना, अध्ययन करना शुरू किया गया, जिसमें 16वीं शताब्दी में इसका अध्ययन शुरू किया जाता है एक अलग विषय के रूप में। और 16वीं शताब्दी के जो मनोवैज्ञानिक होते हैं प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे होते हैं। ये कुछ प्रमुख दर्शन शास्त्री होते हैं। इन्होंने प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे ने मनोविज्ञान को आत्मा के आधार पे इन्होंने आत्मा का विज्ञान माना। इन्होंने माना कि मनोविज्ञान का कार्य आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का विज्ञान होता है।
तो इस प्रकार से जो है ये इसमें जो प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, इन लोगों ने 16वीं शताब्दी के ये मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने आत्मा का विज्ञान माना है दोस्तों। बाद में लेकिन जब इन्होंने आत्मा का विज्ञान माना तो आत्मा का दोस्तों आज तक जो है आत्मा को किसी ने देखा नहीं है, और इस प्रकार से इन्होंने आत्मा का जो है पूरा इन्होंने व्याख्या नहीं कर सके, और 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये आत्मा का विज्ञान जो है वाला परिभाषा अमान्य हो जाता है, और 17वीं शताब्दी में एक नया परिभाषा आता है। पंपानोजी और थासरिड ये इटली के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, ये प्रमुख रूप से इटली के मनोवैज्ञानिक थे जो है। इन लोगों ने पंपानोजी और थासरिड ने जो है मन का विज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान कहा, क्योंकि इन्होंने आत्मा का विज्ञान माना था, लेकिन बाद में मनोविज्ञान को विचारों का विज्ञान मानते हुए, विचारों में प्रवाहशीलता मानते हुए जो है थासरिड और पंपानोजी जो इटली के मनोवैज्ञानिक थे, ये 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को एक नया नाम देते हैं, मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान। इन्होंने कहा कि मन का अध्ययन करना, मस्तिष्क का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये पंपानोजी और थासरिड ये 17वीं शताब्दी के में इन्होंने परिभाषा दिया था अपना। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये इटली के मनोवैज्ञानिक या दर्शन शास्त्री आप कह सकते हैं इनको। दोस्तों आगे पूछता है 19वीं शताब्दी में, तो ये जो परिभाषा चला मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान, ये 17वीं शताब्दी से लेकर और 18वीं शताब्दी के मध्य तक ये परिभाषा जो है लोग मन का विज्ञान को या मस्तिष्क का विज्ञान मान के चल रहे थे और इसका अध्ययन कर रहे थे। बाद में 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते इस परिभाषा का भी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं हो सका और ये परिभाषा भी धीरे धीरे अमान्य हो गई। 19वीं शताब्दी में जैसे जैसे 18वीं शताब्दी खत्म होती है तो 19वीं शताब्दी में विलियम उंट, विलियम जेम्स, टीचनर और वाइब्स जैसे प्रमुख दर्शन शास्त्री या मनोवैज्ञानिक का जन्म होता है। इन मनोवैज्ञानिकों ने इन्होंने मनोविज्ञान को जो मस्तिष्क या मन का विज्ञान माना जाता रहा, इसको इन्होंने चेतना का विज्ञान माना। इन्होंने कहा कि चेतना में होने वाला परिवर्तन ही मनोविज्ञान है, इसलिए हम जो चेतना का अध्ययन करते हैं वो मनोविज्ञान का विषय है। तो दोस्तों इस प्रकार से अब धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में विलियम उंट, विलियम जेम्स, टीचनर और वाइब्स ने चेतना का विज्ञान माना इसको। आगे जो है 20वीं शताब्दी में अब धीरे धीरे यह भी परिभाषा अमान्य हो जाती है और एक किताब आती है आउटलाइन साइकोलॉजी। दोस्तों ये आउटलाइन साइकोलॉजी के लेखक हैं, इसके विलियम मैकडूगल हैं। मैकडूगल ने आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की इन्होंने निंदा किया है। दोस्तों पूछा जाए कि चेतना शब्द की निंदा किस किताब में और किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, तो आप बताएंगे कि आउटलाइन साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक या अपनी किताब आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की इन्होंने निंदा की है। इसलिए अब धीरे धीरे ये परिभाषा भी अमान्य हो जाती है और 20वीं शताब्दी में जो इस समय चल रहा है, 20वीं और 21वीं शताब्दी में जो है वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक जैसे प्रमुख शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों का उदय होता है और ये लोग जो है मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का विज्ञान इन्होंने माना। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वो विषय है जो मानव के या बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, जो हमें दिखाई देता है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, हम उसके व्यवहार में परिवर्तन को दिन प्रतिदिन हम देख सकते हैं, तो वो उसका अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार से 20वीं शताब्दी में वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल और थॉर्नडाइक जैसे मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्रियों ने इसको व्यवहार का विज्ञान माना है। दोस्तों तो इस प्रकार से आपने जाना कि यहाँ से इस टेबल से दोस्तों क्वेश्चन आता है। आप जो है वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस पूरे को अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा। ऐसे जो है हम वीडियो एक के बाई वन करके 1 बाई 1 सभी वीडियोस हम आपको देंगे, जिसमें हम पूरा फुल साइकोलॉजी का अध्ययन आपको हम कराने वाले हैं। दोस्तों इसमें 16वीं शताब्दी में सबसे पहले आप लिखिए मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का सब पहली बार प्रयोग जो है रुडोल्फ गोएकल ने किया था। मनोविज्ञान का प्राचीन अध्ययन हम दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में करते थे। धीरे धीरे दर्शन शास्त्र से इसको अलग कराने का कार्य, दर्शन शास्त्र से मुक्त कराने का कार्य विलियम जेम्स ने किया था। और बाद में जो मनोविज्ञान का जो स्वरूप बढ़ता है, अलग अलग इसके स्वरूप आते हैं, उसका आधार बनता है इसका इंग्लिश रूपांतरण, जो मनोविज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी।
साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉक्स का होता है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। और इसके आधार पे 16वीं शताब्दी में इसका व्यापक अध्ययन होता है, जिसमें प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। इन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। पुनः आगे 16वीं शताब्दी के अंत तक ये परिभाषा अमान्य हो जाती है, क्योंकि इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाती है। और 17वीं शताब्दी में एक नया परिभाषा आता है, मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान। इसको माना इटली के प्रमुख मनोवैज्ञानिक पंपानोजी और थॉसरिड ने इसका अध्ययन किया था। ये भी परिभाषा 17वीं शताब्दी से शुरू होती है, जो 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये परिभाषा भी अमान्य हो जाती है। 19वीं शताब्दी में विलियम उंट, विलियम जेम्स, टीचर और वाइफ्स जैसे प्रमुख जो है मनोवैज्ञानिकों ने इसको चेतना का विषय या चेतना का विज्ञान माना। इन्होंने कहा चेतना का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। तो ये सब पूछता है कि चेतना का अध्ययन करना या चेतना का मनोविज्ञान या चेतना का विज्ञान किसने कहा, तो विलियम उंट, विलियम जेम्स, टीचर और वाइफ्स हैं। दोस्तों, कुछ किताबों में आपको मिलेगा कि मनोविज्ञान के वास्तविक जनक कौन है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के वास्तविक जनक कहीं आपको विलियम उंट और विलियम जेम्स मिलेगा, लेकिन अमेरिका में सबसे पहले मनोविज्ञान का जिन्होंने अध्ययन किया था वो विलियम उंट थे। तो प्रमाणिक रूप से, जो लिखित रूप से प्रमाणिक रूप से माना गया है, वो विलियम उंट को मनोविज्ञान का जनक माना गया है। कुछ लोग जो है विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कराकर एक नया विषय बनाने का जो कार्य किया था वो विलियम जेम्स ने किया था। तो बहुत लोग मानते हैं कि विलियम जेम्स ही मनोविज्ञान के संस्थापक हैं या मनोविज्ञान के जनक हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको विलियम उंट माना जाएगा, ये भी मनोविज्ञान के जनक हैं। तो इन दोनों में से जो प्रमाणिक रूप से आपको विकल्प में मिल जाए वो आप टिक कर सकते हैं। अगर इन दोनों में दोस्तों अगर आपको विकल्प में मिलता है कि विलियम उंट या विलियम जेम्स हैं, तो आप विलियम उंट को लगाइएगा, जो मनोविज्ञान के जनक माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कराने का कार्य विलियम जेम्स ने किया था, लेकिन इसका जो व्यापक अध्ययन पहली बार जिन्होंने इसका अध्ययन चेतना का विषय विज्ञान माना वो विलियम उंट ने माना था दोस्तों। क्योंकि जो विलियम जेम्स थे ये विलियम उंट के शिष्य थे दोस्तों। अब आप समझिएगा, जो विलियम जेम्स थे ये विलियम उंट के शिष्य थे। इन्होंने इन्हीं के सिद्धांतों पर इन्होंने जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कराया था। तो इस प्रकार से विलियम उंट को जो है अमेरिका में और काफ़ी कुछ ऐसी किताबें हैं जिसमें विलियम उंट को जो है मनोविज्ञान का जनक माना गया है। तो इन दोनों में से आप विलियम जेम्स या विलियम उंट, अगर कोई एक विकल्प आता है तो आप उसे लगा सकते हैं। दोनों विकल्प मिलता है तो आप विलियम उंट को ही टिक कीजिएगा। आगे 20वीं शताब्दी में पुनः चेतना का विज्ञान एक किताब आती है आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी मैकडूगल ने लिखा था और मैकडूगल ने इस किताब में चेतना शब्द की खूब निंदा की थी दोस्तों। इन्होंने कहा था मनोविज्ञान का अध्ययन चेतना नहीं होता है, मनोविज्ञान वो विषय होना चाहिए जो हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। एक बालक के या एक मनुष्य के व्यवहार में निरंतर दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, तभी वो मनोविज्ञान का उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने चेतना शब्द की निंदा करते हुए एक जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना और धीरे धीरे इनके समर्थन में आए वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल और थॉर्नडाइक। इन सभी लोगों ने, इसमें कुछ प्रमुख शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक है। पहली बार मनोविज्ञान से शिक्षा के विषय को अलग करते हुए शिक्षा मनोविज्ञान का जिन्होंने पहली बार अध्ययन किया वो थॉर्नडाइक थे। आगे हम इसको भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो 20वीं शताब्दी में वुडवर्थ, स्किनर और मैकडूगल, थॉर्नडाइक इन जैसे व्यवहारवादियों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है दोस्तों। आउटलाइन साइकोलॉजी मैकडूगल की पुस्तक है। तो आशा करता हूँ इसको आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और आगे जो है यहाँ पे आप समझ लीजिए मनोविज्ञान की प्रथम बार प्रयोगशाला दोस्तों पूछा जाता है। एक फैक्ट है कि विश्व में मनोविज्ञान की पहली बार प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ खोली थी। तो दोस्तों पहली बार मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला खोली गई वो 1879 में विलियम उंट के द्वारा जर्मनी लीप्जिग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में खोली गई थी दोस्तों। इसीलिए विलियम उंट को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि
अलग कराने का विलियम जेम्स ने किया था। पुनः मैं आपको एक बार जो है याद दिलाना चाहता हूं, दर्शन शास्त्र से अलग कराने का विलियम जेम्स ने किया था, लेकिन इसको व्यापक अध्ययन करने के लिए, मनोविज्ञान का व्यापक अध्ययन करने के लिए जो पहली बार एक प्रयोगशाला खोलकर और जो है व्यापक अध्ययन करने का कार्य किए थे वो विलियम उंट महोदय ने किया था। इसलिए विलियम उंट महोदय को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कहीं कहीं किताबों में ये भी लिखा हुआ मिलता है। तो मेरे भी जो है दृष्टिकोण से विलियम उंट ही मनोविज्ञान के वास्तविक जो है जनक है दोस्तों। अगर इन दोनों में आपको जो है चूज करना हो कि कौन सा विकल्प सही होगा तो आप विलियम उंट को टिक कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में विलियम उंट ने जर्मनी के लीजपिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में ओपन किया था। अगर भारत में पूछा जाता है कि भारत में पहली बार मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब और कहां स्थापित की गई, तो 1915 ईस्वी में सेन गुप्त के द्वारा कलकत्ता में इसकी प्रयोगशाला स्थापित की गई। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है भारत में पहली बार सेन गुप्त के द्वारा 1915 ईस्वी में कलकत्ता में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किया गया दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो है आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और जो है आप इसका रिवाइज करते रहेंगे। यहाँ से करीब 5 से 6 नंबर का प्रश्न दोस्तों जो है मनोविज्ञान या बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में बनता है दोस्तों, क्योंकि ये मनोविज्ञान का इतिहास है और कभी भी मनोविज्ञान से प्रश्न बनेगा तो उसके इतिहास से, उसके जो है स्वरूप से 2 या 3 प्रश्न जरूर लिए जाते हैं। आगे हम देखते हैं मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं और इसके अंदर आने वाले या विभिन्न प्रकार की जो शाखाएं हैं उसका, और फिर उसमें हम आगे पढ़ेंगे जो प्रमुख हमारा चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और बाल मनोविज्ञान क्या है। आइए अब हम देखते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत जो प्रमुख परिभाषाएं दी गई मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए, वो परिभाषाएं क्या हैं और जो है परीक्षाओं में ये पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ ने मनोविज्ञान को लेकर के क्या परिभाषा दिया है। तो वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि मनोविज्ञान का जो विकास होता है, जो स्वरूप इसका बनता है, सबसे पहले 16वीं शताब्दी में जो है अरस्तु, डेकाल्टे, ये लोगों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था। आत्मा के आधार पर इन्होंने इसका वर्गीकरण किया और आत्मा का विज्ञान माना। पुनः बाद में ये 16वीं शताब्दी के अंत तक ये परिभाषा अमान्य हो जाती है और फिर 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, जो इटली के पंपानॉजी और थासरिड जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। पुनः आगे जाकर के ये भी परिभाषा 18वीं शताब्दी के अंत तक अमान्य हो जाती है और 19वीं शताब्दी में एक नया परिभाषा आता है चेतना का विज्ञान, जो विलियम उंट, विलियम जेम्स जैसे मनोवैज्ञानिकों ने, वाइब्स, इन लोगों ने जो है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। लेकिन ये भी परिभाषा 19वीं शताब्दी के अंदर जाते जाते अमान्य हो जाती है और 20वीं शताब्दी में जो प्रमुख शिक्षा शास्त्री और व्यवहारवादियों ने जब आते हैं तो इन लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में इन्होंने इसका अध्ययन किया और आज भी इसी स्वरूप का हम अध्ययन करते हैं, व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से वुडवर्थ ने ये भी जो मनोविज्ञान था उसको व्यवहार का मनोविज्ञान मानते हैं वुडवर्थ भी। ठीक है, तो इन्होंने जो परिभाषा दिया उन्होंने यही परिभाषा दिया कि मनोविज्ञान सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन और मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। ठीक है, आगे मैकडूगल के अनुसार हमने दोस्तों जाना कि मैकडूगल जो है बहुत चर्चित है क्योंकि इनकी एक किताब चर्चित है, वो किताब का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी, जो सबसे पहले मनोविज्ञान में चेतना का जिन्होंने निंदा किया उसमें, और उन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार अर्थात बालक या मनुष्य के दिन प्रतिदिन उसके व्यवहार में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से होने वाले परिवर्तन जब स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उसके लक्षण स्पष्ट होते हैं, तो वो मनोविज्ञान का अध्ययन करना कहलाता है। और इसलिए इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना था और चेतना शब्द की निंदा की थी। तो इनके अनुसार जो मनोविज्ञान की परिभाषा है वो मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। ठीक है,
स्किनर के अनुसार, स्किनर भी व्यवहारवादी हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने जितनी परिभाषाएं लिया है, वुडवर्थ के अनुसार, मैकडोगल के अनुसार, स्किनर, क्रो एंड वाटसन के अनुसार, ये सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इनका परिभाषाएं इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि आज के वर्तमान में जो मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है वो उसके व्यवहार के स्वरूप का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ भी है कि व्यवहार के वजह स्वरूप को हम स्वीकार करते हैं। और आज भी मनोविज्ञान को मुख्य रूप से हम व्यवहार अध्ययन करने के लिए, किसी के बालक के या मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए ही मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो इसलिए जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी परिभाषाएं, इनके जो सिद्धांत, इनके फैक्ट आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षाओं के लिए, और यही पूछे भी जाते हैं दोस्तों ज़्यादा। ये पांचों जो मनोवैज्ञानिक हैं, आप इनके जितने भी फैक्ट हैं, परिभाषाएं, आप उसको याद रखिए क्योंकि इन्हीं के ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वुडवर्थ हो गए, मैकडोगल, स्किनर, क्रो, वाटसन, और ये सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं जो 20वीं सदी के मनोवैज्ञानिक हैं। स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मैकडोगल ने कहा आचरण का विज्ञान है। इन्होंने आचरण शब्द को हटा के अनुभव शब्द जोड़ दिया और कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। लगभग दोनों परिभाषाएं मिलती जुलती हैं। क्रो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि क्रो क्या ये दो वैज्ञानिकों का नाम है या किसी एक ही जो है मनोवैज्ञानिक का नाम है? तो इसको आप कमेंट करके बताएंगे, क्या क्रो दो अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिक को मिला करके कहा जाता है या किसी एक ही मनोवैज्ञानिक का नाम है? ये आप स्पष्ट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई कर आपको जो है स्पष्ट कर दूंगा कि आप सही हैं या उस सही आंसर क्या होना चाहिए। तो क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो ने कहा था कि मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का और उनके संबंधों का अर्थात कि मानव के और उसके परिवेश के साथ जो उसके संबंध स्थापित होते हैं, उन संबंधों का, उसके आचरण का जो अध्ययन करते हैं वही मनोविज्ञान है। अर्थात इनके भी कहने का अर्थ यही है कि मनुष्य के व्यवहार और उसके संबंध, और संबंध में क्या आता है? आचरण ही आता है। हमारा अपने परिवेश के साथ, अपने पास पड़ोस के साथ क्या हमारा संबंध है, वो हमारे आचरण पर निर्भर करता है, और हमारा आचरण और व्यवहार, हमारे जो अध्ययन होता है वही मनोविज्ञान है। ये परिभाषा है क्रो के अनुसार। आगे वाटसन के अनुसार आप पढ़ेंगे तो वाटसन दोस्तों वही मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल मनोविज्ञान में कहा था कि आप मुझे एक बालक दे दो, मैं जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। अर्थात इन्होंने कहा कि एक बालक का जन्म के बाद वो बालक जिस भी परिवेश में जाता है उस परिवेश को धारण कर लेता है, उस परिवेश के अनुसार ही उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और वो वैसा ही बन जाता है जैसा परिवेश उसे बनाना चाहता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप मुझे एक बालक दे दो, मैं जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। आइए वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान में इन्होंने जो परिभाषा दिया वो व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक और धनात्मक विज्ञान माना है दोस्तों। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक और धनात्मक विज्ञान है। तो इन परिभाषाओं को दोस्तों आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे रिवाइज करते रहिएगा। निश्चित रूप से आने वाले आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट, केवीएस या सेमेस्टर के एग्जाम आप दे रहे होंगे, बीएड, बीटीसी, तो उसमें जो है इनकी परिभाषाओं को पूछा जाता है, तो ये आपको तैयार रहेगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख जो है क्षेत्र आते हैं और उन क्षेत्रों में क्या क्या हमें पढ़ना है जो हमारे टेट, सीटेट, सुपर टेट और विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स की जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये बनेगा दोस्तों। मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या हैं दोस्तों? मनोविज्ञान के अध्ययन अंतर्गत हम बहुत से क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख जो है क्षेत्र हैं। समाज मनोविज्ञान, दूसरा है औद्योगिक मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान में समाज के संबंधों, समाज में होने वाले व्यवहार परिवर्तनों, उसकी सभ्यता, संस्कृति, इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो समाज मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। दूसरा औद्योगिक मनोविज्ञान। तीसरा पढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, ठीक है, तो तीसरा ये भी होता है। चौथा विकासात्मक मनोविज्ञान क्या होता है। पांचवा पशु मनोविज्ञान। छठवां शिक्षा मनोविज्ञान। सातवां तुलनात्मक मनोविज्ञान और आठवां होता है
सामान्य मनोविज्ञान। तो दोस्तों ये प्रमुख मनोविज्ञान हुए। अभी इसके बाद भी कई प्रकार के सामान्य, असामान्य, निदानात्मक, उपचारात्मक मनोविज्ञान, ये अलग अलग जो है क्षेत्रों का हम अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत, साइकोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें हमें पढ़ना है जो हमारे सिलेबस के पाठ्यक्रम में है, उसमें हमें पढ़ना है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान क्या होता है ये हमको पढ़ना है, और इसके बाद से हमें पढ़ना है विकासात्मक मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, और यहाँ पे तुलनात्मक मनोविज्ञान। दोस्तों ये प्रमुख हुए बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास, विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और तुलनात्मक मनोविज्ञान। इन चार को हमें पढ़ना है मनोविज्ञान के अंतर्गत। पूरा हमारा जो बाल विकास एंड पेडागॉगी है वो इन्हीं चार के अंतर्गत हमारा आएगा, और इन्हीं चारों का अध्ययन हम करेंगे। अभी ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है और बाल मनोविज्ञान है, ये दो प्रमुख हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान बाल विकास के अंतर्गत शामिल है, और तुलनात्मक मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें इन चार टॉपिक्स, जिसमें प्रमुख रूप से दो टॉपिक बनते हैं, बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास, दूसरा बनता है शिक्षा मनोविज्ञान, इन दोनों का अध्ययन हम आगे करेंगे, और क्रम बाई क्रम हम 1 बाई 1 करके इस पे सभी पाठ्यक्रम को हम क्लियर करेंगे, उसे पूरा करेंगे, जिससे हम आने वाले टेट सी टेट और जो सुपर टेट की जो वैकेंसी आ रही है उसमें पूरी तरीके से हम इसको लेकर तैयार हो जाएंगे, ताकि मनोविज्ञान और बाल विकास का जो पोर्शन से जो हमारे 30 से 40 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करेंगे। प्रयास रहेगा कि 40 में 40 नंबर हम प्राप्त करें। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में बस आज इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए जो है चैप्टर के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर जितने भी आपके दोस्त टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस और विभिन्न प्रकार टीचिंग एग्जाम्स वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप उनको शेयर कीजिए, और सभी को अपने दिवारिस एकेडमी परिवार को बड़ा बनाइए, ताकि और भी टीचर्स को इस पर बुलाया जा सके, और हम सभी लोग मिलके आपके लक्ष्य को तक आपको पहुंचाने में मदद कर सकें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।